हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस सेशन पे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे और आज हम क्लास 9 शुरू करने जा रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलो। कभी सोचिए कि क्या कोई ऐसा दस्तावेज हो सकता है जो किसी देश को सिर्फ कानून ही न दे बल्कि एक नैतिक रास्ता भी दिखाए। भारत के संविधान में ठीक यही काम करते हैं निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये सिद्धांत आखिर हैं क्या और ये हमारे देश की आत्मा को कैसे बनाते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी देश की, एक राष्ट्र की भी कोई अंतरात्मा हो सकती है? कोई ऐसी शक्ति जो उसे सही और गलत का रास्ता बताए? अब ये सवाल सिर्फ सुनने में बड़ा नहीं है, बल्कि यही हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेस है। देखिए, संविधान के एक बहुत बड़े जानकार हुए ग्रैनविल ऑस्टिन। उन्होंने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा कि निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, ये दोनों मिलकर संविधान की अंतरात्मा बनाते हैं। मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारा संविधान सिर्फ उन अधिकारों की लिस्ट नहीं है जिन्हें लेकर हम कोर्ट चले जाएं, बल्कि ये उन बड़े आदर्शों का कलेक्शन भी है जो एक बेहतर भारत बनाने का सपना देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन निर्देशक सिद्धांतों का असली मकसद क्या है। आप इन्हें एक तरह से सरकार के लिए एक नैतिक टू डू लिस्ट मान सकते हैं। तो ये निर्देशक सिद्धांत, या जिन्हें डीपीएसपीस कहते हैं, असल में है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये संविधान की तरफ से सरकारों को दिए गए कुछ निर्देश हैं। संविधान का भाग 4 सरकारों से कहता है, देखो, जब भी देश के लिए कोई पॉलिसी बनाओ, कोई कानून बनाओ, तो इन बातों को हमेशा दिमाग में रखना। ये एक तरह से अच्छे शासन का एक नैतिक ब्लूप्रिंट है। और इन सिद्धांतों का लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाना। इसका मतलब है एक ऐसा देश जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और देश की सुरक्षा तक ही ना सिमट जाए, जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में होता था। नहीं, बल्कि एक ऐसा देश होगा जो अपने हर एक नागरिक के सामाजिक और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी उठाएगा। और एक मजेदार बात, ये आइडिया पूरी तरह से भारतीय नहीं है। हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया के सबसे अच्छे विचारों को अपनाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। तो ये प्रेरणा ली गई आयरलैंड के संविधान से, और पता है, उन्होंने खुद इसे स्पेन से सीखा था। ये दिखाता है कि ज्ञान कैसे दुनिया भर में एक दूसरे से बांटा जाता है। अच्छा, इन्हें और अच्छे से समझने के लिए हम इन सिद्धांतों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है समाजवादी सिद्धांत, जो सामाजिक और आर्थिक बराबरी की बात करते हैं। दूसरे हैं गांधीवादी सिद्धांत, जिनमें गांधी जी के ग्राम पंचायत जैसे सपनों की झलक मिलती है। और तीसरे हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मॉडर्न आइडियाज की तरफ इशारा करते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, अधिकार बनाम निर्देश। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नैतिक सिद्धांत उन मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं जो हर नागरिक को मिले हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क एक लाइन का है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन निर्देशक सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। इनके बीच के अंतर को और भी गहराई से समझने के लिए चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। इस टेबल से देखिए, पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। मौलिक अधिकार एक तरह से सरकार को बताते हैं कि क्या नहीं करना है। वो सरकार को नागरिकों की आज़ादी में दखल देने से रोकते हैं। वहीं निर्देशक सिद्धांत सरकार को बताते हैं कि क्या करना है। वो सरकार को लोगों की भलाई के लिए कदम उठाने को कहते हैं। एक का लक्ष्य पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, तो दूसरे का सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यही इन दोनों का सबसे बड़ा फर्क है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर संविधान का एक नैतिक दिशा सूचक किसी कानूनी अधिकार के रास्ते में आ जाए, तब क्या होगा? और बस यहीं से शुरू होती है संवैधानिक टकराव की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तीसरा पड़ाव, महान संवैधानिक टकराव। अब हम उस दौर में चलते हैं जब भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आमने सामने आ गए थे कि भाई, अधिकार बड़े हैं या सिद्धांत। ये टकराव ना किसी शतरंज के खेल जैसा था। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकार ही सबसे ऊपर हैं। फिर 1967 में कोर्ट ने और कड़ा रुख अपनाया और कहा कि मौलिक अधिकार तो इतने पवित्र हैं कि उन्हें बदला ही नहीं जा सकता। जवाब में संसद ने अपनी चाल चली और संविधान में बदलाव करके अपनी ताकत वापस ले ली। ये खींचतान कई दशकों तक चलती रही, जब तक कि 1980 का मिनर्वा मिल्स केस नहीं आया, जिसने इस खेल को एक नया मोड़ दे दिया। तो आखिर इस लंबे टकराव के बाद शांति कैसे आई? चलिए समझते हैं कि ये संतुलन कैसे खोजा गया। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया।
कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव ही मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच के बैलेंस पर टिकी है। और इस बात को समझाने के लिए बहुत ही खूबसूरत बात कही। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों एक रथ के दो पहियों की तरह हैं, कोई किसी से कम नहीं। अगर एक को दूसरे से ज्यादा महत्व दिया गया तो संविधान का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो आज की तारीख में क्या स्थिति है, इसे 3 आसान पॉइंट्स में समझ लेते हैं। पहला, अगर कभी टकराव हो तो मौलिक अधिकार ही भारी पड़ेंगे। दूसरा, संसद लोगों की भलाई के लिए मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, तीसरा, कोई भी बदलाव संविधान की आत्मा यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। चलिए आप जमीनी हकीकत की बात करते हैं। अगर इन सिद्धांतों को कोर्ट में लागू ही नहीं करवा सकते तो क्या ये सिर्फ अच्छी बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि कैसे इन सिद्धांतों ने असल में देश की नीतियों को शक्ल दी है। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इन गैर बाध्यकारी सिद्धांतों ने 15 से भी ज्यादा बड़े कानूनों और सरकारी योजनाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को बदला है। मिनिमम वेज एक्ट से लेकर भूमि सुधार तक, गांव में पंचायती राज से लेकर गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद तक, ये सब उन्हीं नैतिक निर्देशों का नतीजा है। ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे आदर्श नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाले बहुत शक्तिशाली औजार हैं। और आखिर में ये सिद्धांत हम लोगों के यानी जनता के हाथ में एक पैमाना देते हैं। लोग अपनी चुनी हुई सरकारों के काम को इस आधार पर परख सकते हैं कि उन्होंने इस संवैधानिक गाइडबुक का कितना पालन किया है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, आज की नई चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, डिजिटल दुनिया और बढ़ती असमानता के बीच क्या भारत की ये 70 साल पुरानी नैतिक टू डू लिस्ट आज भी उतनी ही काम की है? भविष्य का भारत बनाने के लिए हमें इस दिशा सूचक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।